देखना भी नहीं, चाहेंगे। नमस्कार। असल में मैं 1 घंटा पहले लौट आया ही हूँ अपने जी, पटना। आवास पर। जी, जी, जी। हाँ, तो भागे-भागे मैंने पहले तो ये किया कि मैं जुड़ सकता हूँ कि नहीं। हाँ, नहीं, नहीं। तो आवाज़ हुँ। मेरी जब आप सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। सर हाँ, बहुत-बहुत स्वागत है मालवी मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से और हुँ, समन्वयक द्वय मैं और प्रोफेसर राजश्री शुक्ला उपाध्याय की तरफ से। और मैं बता दूं कि सर लगभग 108 10 8 और 10 के आसपास हमारे प्रतिभागी यहाँ पर हैं मालवी मिशन इस पुरस्चर्या पाठ्यक्रम में। ठीक उन है, सब की तरफ से भी सर आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत चलिए। स्वागत है। और सर का संक्षिप्त परिचय अगर दिया जाए तो सर ने चूँकि वो इस वक़्त पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हैं, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर स्नातकोत्तर विभाग श्री अरविंद महिला कॉलेज। और इसके साथ ही सर आपको मानद उपाधि प्राप्त है विद्या वाचस्पति अ, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से। और पटना विश्वविद्यालय से आपने अध्ययन किया है। इसके साथ ही आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पे आप देखे जाते हैं बिहार और पूरे भारतवर्ष में। एक तरीके से सर का लेखन आलोचना आलोचना की पुस्तकें भी सर की हैं, लगातार प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने नई धारा दी है ना? पत्रकारिता को। नई धारा पत्रिका के सर संपादक है। अगर सर का एक परिचय दिया जाए, तो बहुत बड़े परिचय में एक परिचय ये हो सकता है कि सर नई धारा पत्रिका और चिंतन सृजन पत्रिका के संपादक हैं। पर सर का व्यक्तित्व चूंकि इतना बड़ा है, कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों ही बहुत विशाल है। सर की को कुछ सम्मान भी प्राप्त है। सर आपको साहित्यिक सामाजिक कार्यों के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक आपको पुरस्कार प्राप्त है, जिनमें बिहार सरकार द्वारा सर्वोच्च काव्य सम्मान नागार्जुन पुरस्कार आपको दिया गया। साहित्य संसद द्वारा आपको नरेंद्र देव राष्ट्रीय शिखर सम्मान दिया गया और विदेश मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा पत्रकारिता सम्मान आपको प्राप्त है। इसके साथ ही आपने लगभग चिंतन सृजन नई धारा, जिज्ञासा संसार, धर्मायण, विचार दृष्टि, शिक्षा डाइजेस्ट, देखा लेखा, नई भूमिका जैसी पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है। और कविता की 6 पुस्तकों सहित विभिन्न विधाओं में आपकी लगभग 53 पुस्तकें प्रकाशित हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें साहित्य का लोकतंत्र, वचन, प्रतिरोध का कथा शिल्प, साहित्यिक पत्रकारिता का साधु संग्राम जो 2012 में भावना प्रकाशन से आई और बहुत चर्चित पुस्तक है। पत्रकारिता को समझने के लिए प्रत्येक सुधारती विद्यार्थी इसे पढ़ता ही है। रचना का जनपक्ष ये आलोचनात्मक पुस्तक है। और संस्कृति का विवेक ये भी आलोचना की पुस्तक है। सर आज आप पत्रकारिता पर ही अपना वक्तव्य रखेंगे और सहज और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर शिव नारायण सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस आभासी पटल पर। हाँ, धन्यवाद राम प्रवेश जी और जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के आप जितने आयोजक गण हैं और आपके विभागाध्यक्ष सबको मैं सादर नमन करता हूँ। इसके साथ ही यहाँ जितने प्रतिभागी को मैं देख पा रहा हूँ या जी, जितने भी जुड़े हुए होंगे उन सभी को मेरा नमस्कार। पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के किसी आयोजन से मैं जुड़ा हूँ और जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि मुझे पत्रकारिता पर बोलना है और जो मुझे भेजा गया था उसमें एक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ या साहित्यिक चिंतन भी आपने जोड़ा हुआ था। हिंदी तो पत्रकारिता और साहित्य, जी वही विषय है, हिंदी जी, पत्रकारिता और जी। साहित्यिक चिंतन। विषय आपका जी, वही जी। है, मुझे बोलने जी, में। जी, बिल्कुल, 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 जी। बिल्कुल। तो मुझे मने बहुत खुशी हो रही है कि आपके माध्यम से आज अपने ही विषय के ढेर सारे अध्येताओं से जुड़ने का और बातचीत करने का एक अवसर आपने मुझे दिया। हिंदी पत्रकारिता को लेकर बातें इसके पहले भी आपके साथ हुई होंगी, अन्य स्रोतविदों के साथ। मैं जो साहित्यिक पत्रकारिता को देखता हूँ, इस पर मेरी 4 किताबें हैं। एक का तो आपने नाम लिया
और आपको आश्चर्य होगा राम प्रवेश जी कि मैंने जी। 1990 में इसी विषय पर पीएचडी की थी। अब अच्छा। तो वह प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में आता है और वो विज्ञापनों पर किया था। तो तब से लेकर आज तक 40-45 साल हो गए। हिंदी पत्रकारिता से मेरा सीधा सरोकार रहा है। लेकिन क्योंकि यह एक एकेडमिक मंच है, तो एकेडमिक मंच है तो यहाँ थोड़े एकेडमिक तरीके से बातचीत मैं करना चाहूँगा। और इसमें तो अधिकांश अधिकांश क्या मुझे लगता है कि सभी अध्यापक ही हैं होंगे। तो मैं केवल बातचीत ही कर सकता हूँ, इसे आप व्याख्यान ना मानें मेरा, इसे आप एक बातचीत मानें। और जितनी बात मैं आपसे अभी कर पाऊँगा, मुझे खुशी होगी कि जब मेरी बात खत्म हो जाएगी इसमें कुछ आप जोड़ें या आपके माध्यम से कुछ सवाल अगर सामने आएँगे, तो उसे लेकर भी हम बात आगे बढ़ेंगे। हिंदी पत्रकारिता पर जब बात होती है, तो सहज ही एक पत्रिका जो है उदंत मार्तंड का नाम सामने आता है। 1826 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था और आरा के युगल किशोर जी थे, उन्होंने ही इसका प्रकाशन किया था। हालाँकि आप सभी अध्यापक हैं, इसीलिए आपके लिए मैं विशेष तौर से ये बातें रेखांकित कर रहा हूँ। पत्रकारिता की आप जितनी किताबें देखेंगे, सब में यही चर्चा है कि 1826 में उदंत मार्तंड के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता का आरंभ होता है। लेकिन उससे भी 8 साल पहले यानी 1818 ईस्वी में श्री रामपुर एक स्कूल है आपके कलकत्ते में, श्री रामपुर मिशन स्कूल, वहाँ से एक पत्रिका निकली थी जिसका नाम था अभ्युदय। अभ्युदय 1818 ईस्वी में निकली थी। कहते हैं कि इसके 5-7 अंक ही निकल पाए थे। इसके 3 अंक तो मैंने खुद मैंने देखे थे और ये कलकत्ते में ही एक बड़ा बाज़ार पत्रिका है, बड़ा बाज़ार पुस्तकालय है। मैं वहाँ मानिक बछावत जी के निमंत्रण पर गया था, तो वही मुझे ले गए थे वहाँ घुमाने के लिए। अमरनाथ जी मेरे साथ थे। तो उस पुस्तकालय में भी इसके मैंने 3 अंक देखे थे और उसी में ये लिखा हुआ था कि इसका जो प्रवेशांक है वो 1818 ईस्वी में आया था अभ्युदय के नाम से और ये श्री रामपुर मिशन स्कूल से ये लोग निकालते थे। माफ़ कीजिएगा मैंने आपको अभ्युदय कहा, अभ्युदय नहीं इसका नाम था दिग्दर्शन। इस पत्रिका का नाम था दिग्दर्शन और इस पत्रिका के 3 अंक तो आज भी आप में से अगर कोई रुचि रखने वाले अध्यापक होंगे, तो आप बड़ा बाज़ार पुस्तकालय में जो धर्मशाला में या वहाँ है, वहाँ बड़ा बाज़ार में आप देख सकते हैं। तो जो भी हो, 1826 से कायदे से जो युगल किशोर पंडित युगल किशोर जी के संपादन में यह पत्रिका आई, तो इस पत्रिका में एक तो कंपनी, सरकार की गतिविधियों की चर्चा होती थी और भारत में तब तक जो राष्ट्रीयता का थोड़ा बहुत उदय आरंभ हो चुका था, उसकी चर्चा भी उसमें देखने को मिलती थी। तो इस तरह से ये जितनी पत्रिकाएँ होती थी उस ज़माने में या समाचार पत्र होते थे, वे सब के सब राज्याश्रित होते थे। या तो कोई राजा महाराजा उसको पैसे देते थे या कोई बड़ा सेठ जो है वह उनको पैसे देते थे। मेरे सामने कुछ नाम है मैं देख रहा हूँ, जैसे बंगदूत, उन दिनों इसकी कुछ फाइलें मेरे पास भी है बंगदूत की। ये था जिसमें राजा राम मोहन राय इसको निकालते थे। प्रजा मित्र भी था जो 1834 ईस्वी में था। कई अखबार थे, बनारस अखबार था, बहुत तरह के अखबार थे। लेकिन ये आरंभिक दौर के बीज पत्रकारिता का युग इसे आप कह सकते हैं, यह था उस दौर में और ये सारे के सारे पत्र लगभग राज्याश्रित हुआ करते थे। इसके बाद एक दूसरा दौर आरंभ होता है पत्रकारिता का 1826 से 1856-57 तक कहना चाहिए, जब तक कि बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का पदार्पण
पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं हो जाता है। तो उस दरमियान आप जितने भी वे देखेंगे पत्र, वो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वे राज्याश्रित होते थे, कंपनी बहादुर और जिन राजाओं के द्वारा वे पत्रिकाएं प्रकाशित किए जाते थे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा होती थी, थोड़ी देशभक्ति, थोड़ी राष्ट्रीयता की उसमें चर्चा होती थी। लेकिन कायदे से 1867 ईस्वी के बाद हिंदी पत्रकारिता का आरंभ होता है, जिसमें 2-3 बातें हम कायदे से देखते हैं। इसे हम भारतेंदु कालीन पत्रकारिता कहते हैं। भारतेंदु कालीन पत्रकारिता में 3-4 बातों को हम रेखांकित करते हैं। पहली बात तो ये थी कि भारतेंदु ने उस नवजागरण के काल में भारतेंदु ने हिंदी नई चाल में ढली भाषा को लेकर एक उन्होंने जो है उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिसे हम कहते हैं हिंदी नई चाल में ढली। और हिंदी नई चाल में ढली के पीछे उनका उद्देश्य यह हुआ करता था कि जितने रीजनल लैंग्वेज थे, जितनी क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से एक सामासिक भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा का विकास हो सके। और जाहिर है कि इसके मूल में हिंदी को आगे करना था। यह आंदोलन जो है भारतेंदु के नेतृत्व में यह हुआ था। आप जानते हैं कि वो हिंदी प्रदीप उस जमाने में पत्रिका निकलती थी, बालकृष्ण भट्ट साहब निकालते थे, आनंद कादम्बनी, प्रेम बद्री, प्रेम नारायण, प्रेमचंद, प्रेमघन निकालते थे। इसी तरह से कई पत्रिकाएं थी, खुद सदादर्श लाला श्रीनिवास दास निकालते थे, कवि वचन सुधा, और कई पत्रिकाएं तो खुद भारतेंदु जी निकालते थे। इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो मुख्य रूप से उस काल की प्रवृत्तियां थी, इसे आप रेखांकित कर पाएंगे तो पत्रिकाओं के जितने भी आप नाम ले लेंगे, उनको सामासिक रूप से, समेकित रूप से समझने में आपको सुविधा होगी कि उस काल की पत्रकारिता का उद्देश्य क्या था, उसकी प्रवृत्तियां क्या थी। पहला उद्देश्य तो यह था कि राज्याश्रय से निकलकर पत्रकारिता को उस समय के जितने हिंदी के विद्वान थे, वे अपने स्तर से उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर रहे थे। यह पहली प्रवृत्ति हम उस काल की पत्रकारिता में हम देखते हैं। दूसरी बात हम यह देखते हैं कि एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो आंदोलन है, वह उस आंदोलन को भी एक स्वर मिल पा रहा था भारतेंदु कालीन पत्रकारिता से। खड़ी बोली के रूप में हिंदी का विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतेंदु ने हिंदी नई चाल में ढली नाम से एक आंदोलन ही चलाया था, और उस आंदोलन के माध्यम से वे हिंदी की एक नई सेवा कर रहे थे। उसके बाद अंग्रेजी नीतियों का भंडाफोड़ वे करते थे, ये तो आप भारतेंदु की रचनाओं में भी देखेंगे। और अंग्रेज की नीतियों का भंडाफोड़ कर वे एक तरह से देशभक्ति का विकास कर रहे थे। और इस क्रम में अभी तो नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं पर बहुत जोर दिया गया है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लेकर आई है सरकार। लेकिन आप सोचिए कि ये काम भारतेंदु ने सबसे पहले ही इसकी आवाज उठाई थी कि जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनको उनकी अपनी निजी भाषा में उसकी जो शिक्षा है या उसको दिया जाना चाहिए। तो ये 3-4 प्रवृत्तियां हम उस काल में हम देखते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो भारतेंदु मंडल था, जिसमें प्राय सब लोग पत्रिका निकालते थे, अखबार निकालते थे, उसकी प्रसार संख्या सीमित हो चाहे जो भी हो, पर उन सबके माध्यम से पूरे देश में एक राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रभक्ति का एक भाव जो है वह उदित हो रहा था। ये तो हम उस काल में देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसकी चर्चा करके समकाल पर आना चाहूंगा, क्योंकि उसको समझना जरूरी होगा। तो ये भारतेंदु कालीन पत्रकारिता में जो 2-3 बातें मैंने बताई, आपने देखा कि एक तो राज्याश्रय से बाहर आना और अपने स्रोतों से अखबार, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन यह था।
दूसरा सांस्कृतिक पुनरुत्थान था, तीसरा खड़ी बोली के रूप में हिंदी के विकास को लेकर एक आंदोलन खड़ा किया गया था, जिसे हम हिंदी नई चाल में ढली कहते हैं। अंग्रेजों की नीतियों का भंडाफोड़ कर देशभक्ति का विकास, यह एक मुख्य प्रवृत्ति उस काल में देखने को मिलती है। और अंतिम बात मैंने कही कि निज भाषा, जो मातृभाषा है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसके विकास पर भी ये जोर देते हैं और वो कहते हैं कि निज भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बातें आज हो सकता है कि उतनी महत्वपूर्ण जान न पड़े, लेकिन आप कल्पना कीजिए 1826 में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ था और 1829 से 1832 के बीच मैकाले ने नई शिक्षा नीति लाकर भारत की जितनी भाषाएं थी उसको दरकिनार किया था और अंग्रेजी को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की थी और ये बताया था कि जो अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है वही मूल ज्ञान है, बाकी को वो ज्ञान नहीं मानते थे। और वही एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है जहां से अंग्रेजी भाषा और उसकी संस्कृति का जो वर्चस्व है वो भारत में आरंभ होता है। तो भारतेंदु एक तरह से उस वर्चस्व का अपनी पत्रकारिता कर्म के माध्यम से उसका विरोध कर रहे थे और न केवल विरोध कर रहे थे, पत्रकारिता के माध्यम से वे एक जनमुखर मंच तैयार कर रहे थे, पूरे देश में एक माहौल वे तैयार कर रहे थे। तो ये हम भारतेंदु काल की पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं। ये 1867 से 85-90 तक यह दौर चलता है। अब आइए कि जब भारतेंदु जी नहीं रहे और आप जानते हैं कि उसके बाद भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश आरंभ हो जाता है 1915 के आसपास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद एक स्वतंत्रता पूर्व एक जागरण काल के रूप में हिंदी पत्रकारिता सामने आती है, जहां पर पत्रकारिता हो या साहित्यकारिता हो, दोनों को एक दूसरे के पूरक रूप में लोग देखते हैं। यहाँ साहित्यकार थे या पत्रकार थे, अलग अलग लोग नहीं थे और दोनों का मानना था कि भाषा की साधना को वे लोग सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान दिया करते थे। ये हम उस काल की पत्रकारिता में देखते हैं जिसे हम स्वतंत्रता पूर्व जागरण काल की पत्रकारिता कहते हैं, जो 1885 से लेकर 1919 या 1920 तक आप उसे देखते हैं। उस काल की पत्रकारिता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, मैं केवल उस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर देता हूं और फिर हम आगे करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे तो देखेंगे कि कैसे इसका आगे चलकर विकास होता है। उस काल की प्रवृत्तियों में जो मुख्य प्रवृत्ति थी, एक तो राष्ट्रीयता का भाव था। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश हो चुका था, पत्रकारिता जो है वो राज्याश्रय से निकलकर अपने प्रयासों से पत्र पत्रिकाएं अखबारों का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हमारे सामने वह आंदोलन आ चुका था और खड़ी बोली के रूप में हिंदी के विकास का जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन है वह भी हमारे सामने आ चुका था। तो इन सब पृष्ठभूमि में जब हम स्वतंत्रता पूर्व के जागरण काल को देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 1885 से 1919 या 20 तक के अवधि को ले सकते हैं, तो उसमें राष्ट्रीयता का विकास होता है, इसके साथ ही भारतीयता का भी विकास होता है। ये हम तब देखते हैं जब उस काल में जयशंकर प्रसाद जैसे कवि या बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे बड़े कवि हमारे बीच आते हैं या हिंदी में एक से एक बड़े कवि लोग आते हैं, तो उनकी रचनाओं में जो भारतीयता का बोध है वह मुखर होना शुरू हो गया था और राष्ट्रीयता का जो उन्मेष पूरी दुनिया के बरक्स हिंदी में भी हम देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि भारतीयता की भावना उससे होड़ ले रही थी। इसके बाद आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता का अभ्युदय, ये सारे चीजें भी उस दौर की पत्रकारिता में मुखर रूप से हमें देखने को मिलती है।
उस दौर में जो प्रमुख अखबार थे या पत्र पत्रिकाएं थी, मैं केवल 2 4 5 की चर्चा ही आपसे करूंगा। वैसे तो बहुत सारे पत्र हैं, लेकिन मैं खास करके दैनिक हिंदुस्तान जो 1885 में राजा रामपाल सिंह के संपादन में आरंभ हुआ था। दैनिक हिंदुस्तान तो आज तक वो निकल ही रहा है। ये 1885 में इसका आरंभ हुआ था। आर्यावर्त साप्ताहिक ये 1887 में आरंभ हुआ था। ये उन दिनों बिहार और बंगाल इसका एक बहुत बड़ा अखबार था। दरभंगा महाराजा ने इसका आरंभ किया था। साप्ताहिक हितवार्ता सरस्वती जो 1900 में आरंभ हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक थे। आप जानते हैं कि उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है साहित्य के उत्थान में। उसी तरह हिंद केसरी है, अभ्युदय है, जो मदन मोहन मालवीय जी ने उसका आरंभ किया था 1907 ईस्वी में। इसी तरह से इंदु है, कर्मयोगी है, प्रताप है, प्रभा है, ये कई पत्र पत्रिकाएं हैं जो उस दौर में निकलती थी। और केंद्रीय रूप में आप देखेंगे तो उसमें स्वतंत्रता पूर्व जो एक राष्ट्रीय जन जागरण का स्वर है, एक वह था। दूसरा, पूरी दुनिया में जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था, अलग अलग मुल्कों में जो देशों में स्वतंत्रता पाने की बेचैनी बढ़ने लग गई थी, तो एक राष्ट्रीयता का जो बोझ उदित हो रहा था, वो हमारे भारत में भी हो रहा था और भारतीयता भी उनमें से एक थी। तो ये सारी चीजें उनमें हम देखने को हमें मिलती है। 1920 से लेकर 1947 तक, यानी आजादी के पहले तक, आप देखेंगे कि जो पत्रकारिता है उसका रूप एकदम से प्रस्फुटित होता है, एकदम से बदल जाता है। और इस काल में आप साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे कि जो बड़े-बड़े रचनाकार सामने आते हैं, उनकी कई महत्वपूर्ण किताबें सामने आती हैं, उन सब में पत्रकारिता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप देखेंगे उस काल की पत्रकारिता का जो मुख्य कथ्य है, उसमें स्वतंत्रता का भाव जुड़ जाता है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भाव जुड़ जाता है, मानवीय अस्मिता की पुनर्प्रतिष्ठा, जो मान मर्दन हमारा हुआ था, उसे उस मानवीय अस्मिता की जो पुनर्प्रतिष्ठा है, वह इसी काल में 1920 से लेकर 1947 के बीच की जो पत्रकारिता है, उस दौर की पत्रकारिता में आप देखेंगे कि वो बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदित किया कि महात्मा गांधी तब तक भारतीय राजनीति में प्रविष्ट हो चुके थे और उन्होंने नए तरीके से, नए तेवर के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो नए तेवर दिए, उसने पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले लिया था। खुद महात्मा गांधी ने कई अखबार शुरू किए। आप जानते हैं कि उसी दरमियान अंबेडकर भी आए। मूक नायक के नाम से उन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्रिका का आरंभ किया। अभी पिछले वर्ष ही उसके 100 वर्ष हुए हैं और धूमधाम से पूरे देश ने मूक नायक का स्मरण किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारी खोई हुई अस्मिता थी, उस अस्मिता के पुनर्प्रतिष्ठा का एक दौर जो है, ये स्वतंत्रता पूर्व जो है ये आरंभ होता है। इसके साथ ही त्याग और बलिदान की भावना, जो हम स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में जो भागीदारी बढ़ने लग गई थी लोगों की, वो चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी की भूमिका हो उसमें, या उनके जैसे बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने त्याग और बलिदान, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत सारे लेखक थे, पत्रकार थे, जिन लोगों ने बलिदान और त्याग की भावना को किया था। यहाँ पर याद रखेंगे कि जब हम त्याग और बलिदान की बात करते हैं, तो इसमें महात्मा गांधी की पत्रकारिता का जो मूल है, उससे वह प्रभावित होता है। हम जब ये कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता में त्याग और बलिदान की भावना आती है, अंग्रेजों के प्रतिकार के लिए जो हृदय परिवर्तन का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था, हमारे बहुत सारे लेखकों ने भी, जैसे प्रेमचंद खुद जो उनसे प्रभावित थे, जयशंकर प्रसाद खुद उनसे प्रभावित थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थोड़े गर्म मिजाज के थे, लेकिन उनकी भी पत्रकारिता में ये बात आप देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी
उन्होंने तो पुष्प की अभिलाषा के नाम से कविता ही लिखी थी उस तरह की। तो ये जो त्याग, शौर्य, आत्म बलिदान की भावना थी, ये गांधी जी के प्रभाव से भारत की हिंदी पत्रकारिता में ये एक नए मूल्य के रूप में हमारे सामने आता है। और इस दौर की जो हिंदी पत्रकारिता थी, उसे हम क्रांति काल के नाम से हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर उस दौर में जो हिंदी, ये आजादी के पूर्व की पत्रकारिता है, उसके नए मूल्य क्या थे? पत्रकारिता का कथ्य क्या था? ये जब आप देखेंगे तो पहली ओर तो ये था कि हम पूंजीवाद का निषेध कर रहे थे, पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। ये एक कथ्य जो है बहुत ही प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। धर्म और परंपरा, धर्म और परंपरा की नई व्याख्या हो रही थी। ये भी हम उस दौर में देखते हैं। शोषक के प्रति विद्रोह, यानी शोषित और दलित के प्रति जो करुणा भाव है, प्रेरणा है, ये उस दौर की पत्रकारिता में मुख्य रूप से हम देखते हैं। अभी मैंने मूक नायक की चर्चा की। अंबेडकर की जो पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता का आविर्भाव जो है वो इसी रूप में होता है कि पहली बार हिंदी पत्रकारिता में जो हमारी जातीय अस्मिता है, उस जातीय अस्मिता की अलग-अलग पहचान जो है पत्रकारिता में रेखांकित की जाती है और वो प्रमुखता से पूरे देश के लोगों को प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि उस दौर में दैनिक आज जो शिव प्रसाद गुप्त निकाल रहे थे, छात्र सहोदर मालवीय जी निकाल रहे थे, माधुरी दुलारी लाल भार्गव जी निकाल रहे थे, वीणा अंबिका दत्त त्रिपाठी जी निकाल रहे थे। वीणा पत्रिका आज भी निकल रही है। अभी उसके 98 साल हो गए हैं वीणा पत्रिका के। साल, डेढ़ साल के बाद जो उस पत्रिका के 100 साल पूरे होंगे। और यह एक ऐसी पत्रिका है जो उस काल में शुरू हुई थी महात्मा गांधी की प्रेरणा से, और आज तक ये पत्रिका बिना एक अंक भी रुके आज तक ये पत्रिका निकल रही है। डॉक्टर राकेश शर्मा अभी इस पत्रिका के संपादक हैं। इंदौर से यह पत्रिका निकल रही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह पत्रिका निकल रही है। तो इस पत्रिका को अंबिका दत्त त्रिपाठी जी ने शुरू किया था। मतवाला के बारे में आप जानते ही हैं, निराला जी उनसे जुड़े हुए थे। विशाल भारत की चर्चा आप जानते ही हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी जी कर रहे थे। पंजाब केसरी के बारे में जागरण, जिसे शिवपूजन सहाय जी संपादित कर रहे थे। तो इस तरह से आजादी के पहले ये सारे पत्र पत्रिकाएं जो हैं, नए मानवीय मूल्यों के साथ निकल रही थी। और इन सब के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा, 3-4 ही मूल्य थे हमारे। उन दिनों हिंदी पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था कि देश को, भारत को आजादी मिले, भारत को स्वतंत्रता मिले। और उसके लिए त्याग, बलिदान, शौर्य, एक धारा यह थी। दूसरी धारा पूंजीवाद का विरोध था। तीसरी धारा के रूप में हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना का पुनरुत्थान, उसका विकास था। और भारतीयता का भी एक नए मूल्यों के साथ हम विकास कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में हिंदी पत्रकारिता को चतुर्दिक कई सारे मानवीय मूल्यों के साथ, एक मिशन के साथ उसका विकास हो रहा था। तो भारत में आजादी के पहले जो हिंदी पत्रकारिता को मैंने 3-4 खंडों में बांट कर देखा, आपने कुल मिलाकर देखा कि इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी कि खड़ी बोली के रूप में हिंदी का उन्होंने न केवल निर्माण किया, उसका विकास किया, भारत के जन-जन से उसको उन्होंने जोड़ दिया। एक तो बड़ी बात हिंदी पत्रकारिता में यह हम देखते हैं। दूसरी बड़ी बात हम यह देखते हैं कि यह जो हम देखते हैं उस काल में जितने भी पुनरुत्थान हो रहे थे, पुनर्जागरण हो रहे थे, उसके माध्यम भाषा के रूप में हिंदी खड़ी हो रही थी। और जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, और आपको मालूम होगा कि भाषा को लेकर उस जमाने में एक बड़ा विवाद हुआ था।
और भाषा यह विवाद था कि जब हिंदी के मानकीकरण का सवाल आया, सरस्वती के माध्यम से इस विचारधारा को पल्लवित पुष्पित किया गया था, एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया गया था। महात्मा गांधी जी यह चाहते थे कि हिंदी जो है वो तत्सम निष्ठ हिंदी ना होकर उर्दू और आम लोगों की जो बोलचाल है उस भाषा को मिक्सिंग करके एक हिंदुस्तानी भाषा का विकास हो और वही आगे चलकर राष्ट्रभाषा हिंदी का रूप धारण करे। लेकिन हमारे देश में जो वर्चस्ववादी एक वर्ग था, जो शुद्धतावाद में, भाषा की शुद्धतावाद में विश्वास करता था, वह वर्ग, एक बात आप ध्यान रखिए, सभी आप अध्यापक हैं, युवा अध्यापक हैं, 3 क्षेत्र ऐसे हैं भारत क्या कहें पूरी दुनिया में जिसमें शुद्धतावाद नहीं चलता है। नंबर 1 है भाषा, नंबर 2 है संस्कृति, नंबर 3 है नस्ल। इन तीनों में शुद्धतावाद नहीं चलता है। यदि शुद्धतावाद यहाँ आएगा तो वह चीज वहीं ठहर जाएगी, संस्कृति वहीं ठहर जाएगी, भाषा वहीं ठहर जाएगी, नस्ल का बहुत विकास नहीं होगा। इन तीनों में जितनी मिलावट होगी, जितनी परिस्थितियों के साथ और आकृति मूलक संरचनागत विकास होगा, जितने इसमें मिलावट होगी उतना उसका विकास होगा। आप भाषा के स्तर पर, संस्कृति का स्तर पर इसके अनेक उदाहरण देख सकते हैं। एक जमाने में संस्कृत हमारे देश की प्रमुख भाषा हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा कि वह शुद्धतावाद का शिकार हो गई, वो भाषा जो है स्थिर हो गई, वो आगे बढ़ नहीं सकी, हिंदी ने उसका स्थान ले लिया। तो ये भाषा हो, नस्ल हो, संस्कृति हो, इसमें शुद्धतावाद नहीं चलता। शुद्धतावाद ही जो है वर्चस्ववाद के सिद्धांत को जड़ करता है, उसे आगे करता है। और आप जानते हैं कि वर्चस्ववाद ने न केवल भारत में, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में, पूरी दुनिया की सभ्यताओं के संघर्ष में कितना नुकसान पहुंचाया है। तो भारत की जो पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता में महात्मा गांधी यही चाहते थे कि जो सदियों से हमारे देश की उर्दू रही थी कई सौ वर्षों तक, तो उस उर्दू मिश्रित जो हिंदी थी उसको आगे किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो वर्चस्ववादी एक वर्ग था, वे तत्समनिष्ठ जो संस्कृत से आई हुई हिंदी थी, उस हिंदी को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे। और इस तरह से हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा में एक द्वंद्व होता है और एक वोट से उसमें जो है हिंदी, जो तत्समनिष्ठ हिंदी थी, वो जीतती है। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब देश आजाद हो जाता है तो हर चीज में तो हम एक राष्ट्रीय प्रतीक ढूंढ लेते हैं, पर राष्ट्रभाषा के मामले में हिंदी को वह सम्मानजनक स्थान मिल नहीं पाता है। वह द्वंद्व जो है यहाँ आकर दक्षिण और उत्तर के भाषा विवाद के रूप में सामने एक अवरोध बनकर खड़ा होता है। तो ये जो गांधी जी ने जो भाषा नीति दी थी, आप अगर प्रेमचंद की भाषा देखें, आप राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की भाषा देखें, आप शिव पूजन सहाय की भाषा देखें, आप बेनीपुरी जी की भाषा देखें, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को आगे बढ़ाया। तो एक बात तो यह हम उसमें देखते हैं। तीसरी बात हम यह देखते हैं, जिसे हम जयशंकर प्रसाद के साहित्य और उसकी पत्रकारिता के माध्यम से, या आप रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो साहित्य है उनके माध्यम से हम देखते हैं, भारतीयता का बोध बहुत प्रखरता के साथ राष्ट्रीय भावधारा के पैरेलल, उसके समानांतर जो है वो विकसित होता है और उसका आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो भारतीय स्वतंत्रता पूर्व भारत की पत्रकारिता ने इन तमाम चीजों पर फोकस किया। लेकिन जब देश को आजादी मिल गई, आजादी मिलने के बाद, आजादी के पहले बहुत सारे हमारे सपने थे कि जब यह देश स्वतंत्र होगा तो ये सपने पूरे होंगे, देश के लोगों के हाथ में काम होगा, लोगों को जीने का सम्मान मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, ये बहुत सारी चीजें थी, कंट्रोल युग का समापन होगा। लेकिन हुआ क्या कि हमारे देश में औद्योगिक नीति, जो यूरोप की औद्योगिक नीति थी, उस मॉडल को आगे करके जो विकास लाया गया, विकास तो हुआ इस देश का, लेकिन उसने लोगों के रोजगार छीनने आरंभ कर दिए। पूंजीवाद की गिरफ्त जो है, उसका वर्चस्व जो है देश के सभी क्षेत्रों में बढ़ने लग गया।
परिणाम ये हुआ कि तेजी से महंगाई बढ़ने लग गई, भ्रष्टाचार बढ़ने लग गया और वो कंट्रोल युग आ गया। हमारी पत्रकारिता जो है इन सभी चीजों को फोकस करती है और हम देखेंगे उस दौर में जितने भी लेखक हैं, जितने भी अखबार हैं, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, आप धर्मयुग को देख लीजिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान को देख लीजिए, दिनमान को देख लीजिए, उन सबके माध्यम से वह चीजें ध्वनित होती हैं और ये चीजें 1975 तक चलती हैं। 77 के बाद जब इस देश में इमरजेंसी लगती है तो फिर से पुराने जो संघर्षों के मूल्य थे वे वापिस आने शुरू होते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, आप शिक्षक हैं, अभी मैं इसकी चर्चा थोड़ी आगे करूंगा जब हम साहित्य की ओर हम आएंगे तो उसकी चर्चा वहां पर भी हम करेंगे। पत्रकारिता का जो मूल स्वर है वो प्रतिरोध है, प्रतिरोध। और जब हम ये कहते हैं कि पत्रकारिता का मूल स्वर प्रतिरोध है तो उसका अर्थ विरोध करना नहीं होता है। इस प्रतिरोध को हम अलग तरीके से देखेंगे जिसकी चर्चा मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत इस पर करूंगा आगे चलकर। जब हम साहित्यिक मूल्यों के आएंगे, साहित्यिक चिंतन की बात हम करेंगे। तो मित्रों, जब हम हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगती है, उस आपातकाल में तो मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला था और हमने देखा था फिर से पत्रकारिता जो थी हिंदी की वह एक मिशन की ओर लौट आती है। और 90 के पहले जब हमारे यहाँ भूमंडलीकरण का दौर आरंभ होता है उसके पहले तक हिंदी पत्रकारिता पुराने मान मूल्यों के आधार पर विकसित होने लगती है और प्रतिरोध की धार जो है उसमें विकसित होने लगती है। लेकिन जब हमारे यहाँ उदारीकरण का दौर आरंभ होता है, भूमंडलीकरण का दौर आरंभ होता है तो ये मांग तेजी से उठने लगती है कि पत्रकारिता को जो है उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके पहले 1990-92 के पहले पत्रकारिता हमारे यहाँ मिशन थी, सेवा भावना थी और लोग एक मिशन लेकर आते थे कि पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक बदलाव हम करेंगे, समाज में एक परिवर्तन वे करना चाहते थे, व्यवस्था में एक परिवर्तन करना चाहते थे, सत्ता में परिवर्तन करना चाहते थे। तो सामाजिक बदलाव के लिए, सांस्कृतिक बदलाव के लिए पत्रकारिता को लोग उपयोग में लाते थे तो वह उसके लिए मिशन था। लेकिन उसके बाद जब उदारीकरण का दौर आता है तो यह मांग तेजी से उठने लगती है कि पत्रकारिता को उद्योग का दर्जा दिया जाए और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि वह भी होता है, पत्रकारिता को उद्योग का दर्जा मिलता है। तो जैसे जैसे उद्योग का उसे दर्जा मिलता चला गया, पत्रकारों की स्थिति तो सुधर गई, पत्रकारों की स्थिति में तेजी से सुधार आया, पत्रकारिता का विकास भी हुआ। लेकिन क्या हुआ, मुझे याद आता है एक व्यंग्य कवि शरद जोशी ने कहीं लिखा था पत्रकारों के बारे में कि उन पत्रकारों के बारे में लिखा था उन्होंने कि ये हरदम ही उड़ते घोड़े पर रहते सवार हैं, ये हरदम ही उड़ते घोड़े पर रहते सवार हैं, न पत्र है न कार है मगर ये पत्रकार हैं। इस व्यंग के द्वारा वो यही कहना चाहते थे कि उनके सुख सुविधाओं में तो काफी इजाफा हुआ, लेकिन जो पत्रकारिता का मिशन था पहले कि हम सामाजिक बदलाव के रूप में पत्रकारिता को एक औजार के रूप में अपनाते हुए उसका इस्तेमाल करेंगे, वो चीजें खत्म हो गई। और आज हम देखते हैं उसके बाद ढेर सारे चैनल भी आए, आज भी आप देख रहे हैं। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो मधुमेह का शिकार है, आज जब हम चैनल देखते हैं, शाम को उसका डिबेट देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बीपी जो से काफी बढ़ने लगता है। आपको फर्क समझ में आएगा। आप अगर दूरदर्शन की खबरें देखिए तो लगेगा कि भारत एकदम शांत है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, चारों ओर शांति है। और यदि आप प्राइवेट चैनलों को देखेंगे तो लगेगा कि पूरे देश में आग लगी हुई है। ये जो होड़ है सबसे आगे बढ़ने, सबसे आगे दिखने, सबसे पहले दिखाने की जो होड़ है, इसने पत्रकारिता के जो मिशन मोड हैं उसको खत्म करके उसको व्यावसायिक रूप दे दिया है। तो हमने यह देखा कि 1826 से लेकर 2026 यानी 200 साल हो गए हमारी पत्रकारिता के।
200 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता ने एक स्वर्णिम काल को भी देखा और अब देश में, समाज में उसके परिवर्तन में, चाहे वो किसी भी तरह का उसके भीतर जो है विरोधाभास हो, उसको समाप्त करने के लिए पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब उसे व्यावसायिक रूप दिया गया, तो उस पर पूंजी जो है हावी होने लग गई और जहाँ पूंजी हावी होने लगती है, वहाँ सेवा भावना खत्म हो जाती। इससे अब हम थोड़ा साहित्य के बरक्स देखने और समझने की कोशिश इस पत्रकारिता को हम करेंगे। ये साहित्यिक जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो साहित्य के बारे में कहा गया, अब देखिए साहित्य है क्या? जब आप ये विचार करेंगे, तो साहित्य पत्रकारिता के संदर्भ में हम साहित्य के मूल्यों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें 2 ही बात समझ में आती है कि हम साहित्य का विश्लेषण कैसे करें? साहित्य का विश्लेषण हम कैसे करें और उसकी व्याख्या कैसे करें? ये 2 चीज़ें ही हमें साहित्य के समानांतर पत्रकारिता को समझने की दृष्टि देती है। याद रखें, आज तक एकेडमिक तरीके से साहित्य को लेकर हम यही पढ़ते रहे कि साहित्य जो है वो सहित शब्द से बना है। सहित यानी जिसमें हित की भावना हो, हित यानी कल्याण, यानी जिसमें कल्याण का मतलब है शिव। इसका मतलब यह हुआ कि साहित्य में जहाँ सत्य होगा, जहाँ शिव होगा, जहाँ सौंदर्य होगा, वो साहित्य है। और यह जो साहित्य को देखने की दृष्टि है, ये धीरे-धीरे हमें आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र में उस पंक्ति की ओर ले जाती है, जहाँ साहित्य को लेकर कहा गया कि ये जो साहित्य क्या है, तो ये एक प्रकार का रसो वैसा। साहित्य क्या है? तो कहा जाता है कि ये जो है रसो वैसा है, ये रस के समान होता है। रस मतलब आनंद, ये आनंद के समान है। साहित्य क्या है? तो ये रस के समान है, आनंद इससे हमें मिलता है। अब आप कल्पना कीजिए कि समाज में जब शांति हो चारों ओर, कहीं कोई तनाव नहीं हो, सब लोग सुखी संपन्न हो, तब तो ठीक है कि साहित्य आनंद है। लेकिन यदि समाज में तनाव हो, बेरोजगारी हो, नाना प्रकार के दुराचार हो, भ्रष्टाचार हो, और क्या तब भी हम कहेंगे कि साहित्य जो है वो सहित है? साहित्य से हमें आनंद की प्राप्ति होती है? यहाँ आकर हमारे जैसे बहुत सारे जो साहित्य के अध्येता हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन तब हम उसकी व्याख्या अलग करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि यह हमें साहित्य का विश्लेषण कैसे करें और उसकी किस व्याख्या के साथ हम आगे बढ़ें। यहाँ हम साहित्य की व्याख्या हमें अलग करने को विवश होना पड़ता है। हम कहते हैं कि साहित्य ही साहित्य है, लेकिन ये स जोड़ हित नहीं है। हम हित की भावना नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि सही जोड़ तो, ये सहित है। तो अर्थात तथ्य, तथ्य माने यथार्थ। समाज में यथार्थ को हम जिस रूप में भी देखते हैं, उसे हूबहू साहित्य में जब हम चित्रित करते हैं, तो वह जो है हमारे समय का समकाल का साहित्य है। और यह जो चिंतन है, इसका आरंभ साहित्य में सबसे पहले कथाकार प्रेमचंद ने किया था। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य, उसके पहले क्या था हमारे यहाँ? अय्यारी थी, तिलस्म था, जासूसी थी, ढेर आनंद के लिए साहित्य लिखा जाता था। उसका कोई सामाजिक उद्देश्य सामने नहीं आया था। प्रेमचंद ने उन कुहासे से निकालकर साहित्य को समाज के उद्देश्य से जोड़ा, साहित्य के आम जन से उसे जोड़ने की कोशिश की और वो यथार्थवाद तक उसको लेकर आए। हालांकि ये बात अलग है कि उनका जो यथार्थ था वो आदर्शोन्मुखी यथार्थ था, यानी एक ऐसा यथार्थ जो हमें आदर्श समाज के निर्माण की ओर हमें ले जाए। तो जो भी हो, हमने यह देखा कि आज का जो साहित्य है वो समाज के जो समकालीन यथार्थ है उसे समझने की एक दृष्टि देती है साहित्य के मूल्य। और इसी बरक्स जो है हम साहित्य को देखने की कोशिश करते हैं। और जब इस रूप में हम साहित्य को देखते हैं, तब ध्यान आता है कि साहित्य का अपना भाव क्या है? अपना भाव, साहित्य की अपनी प्रकृति क्या है?
तो याद रखिए बंधुओं कि साहित्य के जो अपना भाव है साहित्य का वो 3 है। सबसे पहला है करुणा। आप जानते हैं करुणा का अर्थ होता है कि अगर किसी के जीवन में कोई वेदना है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है और वो अपना दुख किसी दूसरे से सुनाता है और अगर दूसरा उसके दुख को देखकर यह समझने लगे कि यह दुख इसका नहीं मेरा है, तो एक की वेदना जब दूसरे की वेदना बन जाती है, यह जो संवेदना है, यह जो करुणा है, ये साहित्य का पहला अपना भाव है। ये उसका पहला प्रकृत भाव है। दूसरा भाव है कि जब दूसरे के मन में ये आता है कि इसके जीवन में करुणा है, दुख है, तकलीफ है, तो उसके मन में एक भाव उदित होता है कि इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। इस व्यक्ति को जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसे न्याय मिलना चाहिए। तो ये न्याय का जो बोध है, ये साहित्य का दूसरा भाव है। और तीसरा है कि न्याय आखिर हम कैसे दिलवाएंगे किसी को? जो लेखक होता है, जो साहित्यकार होता है, वो आंदोलनकारी या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होता है कि सड़कों पर जाकर वो आंदोलन करे। तो वो इसके लिए कलम उठाता है और अपने कलम से वह एक प्रतिरोध दर्ज करता है, अपनी असहमति दर्ज करता है वर्तमान सामाजिक और सत्ता की व्यवस्था से। और जब वो अपना प्रतिरोध रचता है, तो यही 3 जो है साहित्य के मूल स्वभाव है। तो साहित्य के चिंतन में ये 3 चीजें आती है, करुणा जिसे हमने संवेदना कहा, दूसरा है न्याय और तीसरा है प्रतिरोध का भाव। यह प्रतिरोध यानी सामाजिक व्यवस्था या सत्ता की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से एक असहमति हम दर्ज करते हैं। तो यह जो प्रतिरोध है, आप देखेंगे कि साहित्य जो समकालीन साहित्य है हमारा, उसका मुख्य स्वर भी आज प्रतिरोध है। और जो पत्रकारिता है हमारा, समकालीन पत्रकारिता, उसका भी मुख्य स्वर जो है प्रतिरोध है। यहाँ आकर हम यह देखते हैं कि जो पत्रकारिता है या जो साहित्यकारिता है, ये दोनों एक दूसरे से समानांतर एक मिलान बिंदु पर मिलता है और जहां लेखक और पत्रकार दोनों एक दूसरे से गलबैयां करते नजर आते हैं। लेकिन इसमें कहीं से भी जो मैंने कहा था आपको कि भूमंडलीकरण के बाद, उदारीकरण के बाद व्यावसायिकता आ गई पत्रकारिता में। और यह जो दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई साहित्य के, जो मैंने स्वभाव बताए, यह पत्रकारिता से जिन मूल्यों को लेकर बाहर आती है, उन दोनों में एक जो है बुनियादी अंतर है। और इसी अंतर के साथ आज साहित्यिक पत्रकारिता, जो साहित्य की पत्रकारिता है, वो आगे बढ़ रही है। आप धर्मयुग तो आपको याद होगा, दिनमान का तो आपको स्मरण होगा, साप्ताहिक हिंदुस्तान का आपको स्मरण होगा। वो दौर चला गया। लेकिन जब हंस की पत्रकारिता सामने आती है, कथा देश की पत्रकारिता सामने आती है, खुद मैं जिस पत्रिका नई धारा से जुड़ा हूं, उस पर उसकी जब चीजें सामने आती है, आपके कलकत्ते से जो पत्रिका शंभुनाथ जी निकालते हैं, उसकी जब वो पत्रकारिता जब सामने आती है, और ऐसी 10, 12, 15, 20 पत्रिकाओं की पत्रकारिता आप देख लीजिए। जो बातें मैंने कही है, बुनियादी रूप से साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे से समवेत रूप से उन मान मूल्यों को आज आगे कर रही है। यही प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतिदर्श, एक ऐसा आदर्श रचाव है साहित्यिक पत्रकारिता में, जिसे हम साधु संग्राम कहते हैं। यानी एक किसी भी पत्रिका का जो संपादक है, वो चंडी पाठ से लेकर जूता सिलाई तक का काम खुद करता है, जिसे आप लघु पत्रकारिता कहते हैं। वह उस साहित्यिक पत्रकारिता ने ही जो है साहित्य के मान मूल्यों को पत्रकारिता के मूल्यों से उसकी रक्षा करते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बात को समझते हुए हिंदी पत्रकारिता के विकास पर हमें अपनी नजर रखनी चाहिए, हमें इस मूल्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने 200 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता का जो संक्षिप्त यात्रा आपको करवाई, उसको मैं यहाँ थोड़ा-सा विराम देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात एक तरफ़ा ना हो। मैं अब यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं विराम लूँगा और चाहूँगा कि आप में से जिस किसी भी बंधु के भीतर कोई भाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो वो अगर सामने आए, तो फिर उन सवालों के माध्यम से हम अपनी बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
राम प्रवेश जी। हाँ राम प्रवेश जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इसमें आप जो है अपनी भूमिका निभाएं। आप में से किसी के भी मन में कोई सवाल हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो हम लोग उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, प्रणाम करती हूँ। मैं हाँ। डॉक्टर सुजाता भागलपुर से। जी। हाँ, मैं जान ही रहा हूँ आपको, जान रहा हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, नमस्कार। आपका व्याख्यान तो बहुत ही उत्कृष्ट रहा सर। बहुत अच्छा लगा कि हिंदी पत्रकारिता को आपने 200 वर्षों की व्याख्यान को और 200 वर्षों की यात्रा को आपने इतने संक्षिप्त में और सारगर्भित रखा सर। बहुत ही अच्छा लगा सच में। आज की पत्रकारिता आपने कहा कि न पत्र है न कार है, लेकिन आज के पत्रकार को पत्र भी है सर और कार भी है। परिभाषा बदल गई है। पत्रकारिता अब तटस्थ होकर के नहीं सर, अब पत्रकारिता एक व्यक्ति विशेष होकर के करने लगी है। यह कहाँ तक उचित है सर? ठीक है, एक सवाल कह रही हैं आप। उन्होंने हाँ सुजाता जी, एक सवाल आपका, वो और कोई सवाल आ जाए सामने। हाँ सर, एक सवाल। बहुत ही शानदार आपका व्याख्यान रहा सर, सादर प्रणाम आपको सर। जो उदंत मार्तंड जो पत्रिका है और करना चाहूंगा, उसके पहले आप एक दिग्दर्शन पत्रिका का नाम बताएं सर। एक अनुरोध मैं करना चाहूंगा, कष्ट करेंगे। एक अनुरोध मैं करना चाहूंगा कि जिन किसी से भी हमारी बातचीत हो तो कम से कम वो अपना नाम बता दे तो हमें सुविधा होगी। राजेंद्र पीवरे सर, गवर्नमेंट कॉलेज वेंकटनगर डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर MP से बोल रहा था सर। जो उदंत मार्तंड पत्रिका से पहले आप दिग्दर्शन पत्रिका का नाम बताए थे महोदय जी, उसका संपादक का नाम बताने कष्ट करेंगे। धन्यवाद। दिग्दर्शन पत्रिका के संपादक का नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन वह जो पत्र है ये श्री रामपुर, एक मिनट, श्री रामपुर मिशन स्कूल से निकला था दिग्दर्शन। जो उसके अंकों को आप बड़ा बाजार पुस्तकालय में वो अंक अभी भी होंगे वहाँ, तो वो मैंने नोट किया हुआ था कहीं, पर अभी मुझे स्मरण नहीं है सर। मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में लिखा है किसी ने, पीयूष द्विवेदी जी ने इसके पत्रिका के संपादक का नाम लिखा है जॉन क्लार्क मार्समैन। ये हो सकता है क्योंकि 1818 की बात है, ये हो सकता है, मुझे स्मरण नहीं है फिलहाल। हाँ सर, चैट बॉक्स में लिखा है, पीयूष कुमार द्विवेदी जी ने लिखा है इस चीज। हाँ, तो पीयूष द्विवेदी जी ने ठीक ही लिखा होगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल जानकारी के आधार पर सही लिखा है। और सही उस समय जी मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता था कि 1826 से उदंत मार्तंड से पहले भी एक पत्र हमारे सामने है। तो चूंकि आप अध्यापक हैं और अध्यापकों की दृष्टि आलोचनात्मक होनी चाहिए, तो हम लोग उनकी भी खोज करें कि उसके पहले जो पत्र पत्रिकाएं थी उनके मूल्य क्या थे और उनमें क्या सारी चीजें थी। ये छात्रों की जानकारी जरूर। नमस्कार सर। हाँ, मेरा एक प्रश्न है जी। प्रणाम सर। मैं प्रीति कुमारी, मगध महिला कॉलेज पटना विश्वविद्यालय से। सर मैंने समालोचक पत्रिका पर काम किया है। कुलेरी जी की समालोचक जो पत्रिका निकलती थी 1902 में, मालूम है, मैं जानता हूँ जी सर, उस पर मैंने काम किया है। तो काम करने के दौरान सर बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाश में मेरे ध्यान में आई कि बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिन पर काम नहीं हुआ है। तो मैं सर आपसे जानना चाहती थी कि बिहार बंधु पत्रिका भी निकलती थी, तो क्या उसकी कुछ प्रतियां क्या मिल पाएंगी यहाँ पटना में? बिल्कुल, एकदम आपको मिल जाएगी। मैं आपको स्रोत बता देता हूँ जी सर। बिहार में एक बड़े पुराने पत्रकार हुए श्री रामजी मिश्र मनोहर, आर्यावर्त में वो संयुक्त संपादक थे। पटना सिटी में उन्होंने एक पुस्तकालय, अपने घर पर उन्होंने पुस्तकालय का गठन किया था। अब उनके पुत्र हैं ज्ञानवर्धन मिश्र जी, वहां पर आपको ये जो पत्रिका का नाम लिया आपने बिहार बंधु, उसकी बहुत सारे अंकों की फाइल आपको मिल जाएगी। आप वहां से संपर्क करें, वो फाइल आपको मिल जाएगी वहां। जी, पटना सिटी में है। हाँ, पटना सिटी में ज्ञानवर्धन मिश्र जी के सौजन्य से
वो मिलेगी आपको। एक एक धन्यवाद सर। कीजिए। जी जी आशुतोष कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद। आशुतोष हाँ, कुमार आशुतोष जी। सुन रहे हो तो? जी कहें आशुतोष जी आप। जी आशुतोष जी नहीं सुन पा रहे हैं। उसके बाद वसीम रजा जी बोल लीजिए। वसीम रजा जी तो पहले ही बोल रहे सर, आवाज आ रही है?